जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग राज्य व्यवस्था में जो हम बात कर रहे हैं वो मूल अधिकारों के विषय पर बात कर रहे हैं। तो ये एक पूरी सीरीज चल रही है, पूरी क्लास चल रही है, शुरू से लेकर उद्देशिका से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उसको एक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा है और उसी को लेकर ही हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो एक पूरी जो सीरीज चल रही है, इस पूरी क्लास को आप लोग एक एक करके, मुझे आशा है कि आप लोग आराम से देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो आप सभी लोगों को हो रही है, क्योंकि बेगर जो आपका बेसिक है वो बेसिक क्लियर हुए बगैर आप जो है एडवांस चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं कि आजकल जो हो रही घटनाएं हैं उसका मीनिंग क्या होगा। उसको समझना है तो क्या है कि हमको बेसिक समझना होगा। तो हमने बात किया था मूल अधिकारों पर, और मूल अधिकारों में भी हमने जो बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि 6 मूल अधिकार होते हैं और 6 में से जो है वो कितने मूल अधिकार हैं, 6 में से हम कितने मूल अधिकार कर चुके हैं, 5 तक के जो मूल अधिकार हैं वो हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही आराम से हमने चीज़ों को समझा है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर, यानी कि किसकी बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, तो हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बताया गया है संविधान में भाग 3 में, जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 में। किसमें बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है उपचार। जो उपचार शब्द है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, जैसे कि कोई चोट लग गई है ना, तो चोट लगने के बाद क्या होगा कि मलहम पट्टी होगा, वो जो घाव हो गया है उस पर मलहम पट्टी होगा, उसका उपचार किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो उसी तरीके से संविधान में जो अनुच्छेद 32 है ये भी क्या करता है, कुछ चीज़ों का मलहम पट्टी करता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब उपचार करना किसी चीज़ का, जैसे दवाई हो गया या मलहम पट्टी करना हो गया, तो वही। तो ये जो उपचार है वो अनुच्छेद 32 में है। कैसा उपचार करता है, ये किस तरीके का उपचार करता है, अगर हम देखें तो जो मूल अधिकार हैं हमारे, तो उन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हमें एक या प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक मशीनरी सेटअप करनी होगी, और उस मशीनरी को ही अनुच्छेद 32 जो है वो लेकर आता है। यानी कि कहा जाए तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, या जो भी हमें मूल अधिकार मिले हैं या जो भी मूल अधिकार हमारे संविधान में घोषित किए गए हैं, उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक मशीनरी की ज़रूरत है, एक मशीनरी की, एक तंत्र की ज़रूरत है, जिसे कहा जा सकता है एक तंत्र, हम कह सकते हैं एक सिस्टम की ज़रूरत है। और उस सिस्टम को जो देता है वो कौन देता है, वो आपको देता है आपका अनुच्छेद 32। यानी कि कुल मिला के आपके मूल अधिकारों का हनन होता है किसी भी तरीके से, तो आप इसको लागू करवाने के लिए सीधे कहा जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 एक ऐसे मशीनरी या ऐसे तंत्र का निर्माण करता है जो आपके मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता हो। यानी किसको, मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता हो। तो मूल अधिकारों को जो संरक्षण प्रदान करता है ना, वो किस में बताया गया, अनुच्छेद 32 में बताया गया। यानी कि आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप सीधे उच्चतम न्यायालय अप्रोच कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा किस में बताया गया, अनुच्छेद 32 में बताया गया। यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है वो ये कहता है कि देखिए, को अगर मूल अधिकारों को दिया गया है, किसी भी देश के संविधान में दिया गया है, तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए हमें एक मशीनरी की ज़रूरत होगी, एक तंत्र की ज़रूरत होगी। तो वो तंत्र किस में बताया गया, अनुच्छेद 32 में, कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हनन होगा तो क्या होगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और रिट पटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में क्या होगा, उच्चतम न्यायालय में रिट पटिशन जारी करके उच्चतम न्यायालय क्या करेगा कि आपके मूल अधिकारों को पुनः स्थापित करेगा। कि भैया किसी का मूल अधिकार का हनन हो गया, तो उच्चतम न्याय जो अनुच्छेद 32 है वो क्या कहता है ना, कि एक व्यक्ति ने क्या पूछ लिया, मान लीजिए कि हे संविधान देवता, हे संविधान, आपने तो मूल अधिकार हमें दे दिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, कोई सरकार करती है, कोई सरकारी व्यक्ति करता है, तो कैसे हम उससे बचें। तब उसमें क्या कहा हमारी संविधान सभा ने, संविधान ने क्या कहा कि देखो भाई,
तुम्हारे संविधान के तुम्हारे जो मूल अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए हम एक अनुच्छेद डाल रहे हैं, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो क्या कहता है कि हम तुमको सीधे कहाँ पहुँचा देंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा देंगे। इतनी पावर तुम्हारे अंदर दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे जो है तुमको सुप्रीम कोर्ट पहुँचा देंगे, उच्चतम न्यायालय पहुँचा देंगे, और उच्चतम न्यायालय जो है आपकी सुनवाई इसमें करेगा और वो एक रिट जारी करेगा। एक रिट जारी करके क्या करेगा, रिट जारी करेगा, और रिट जारी करके आपके मूल अधिकारों को पुनः स्थापित करेगा। ठीक है, मूल अधिकारों को पुनः स्थापित करेगा, रीस्टोर करेगा, पुनः स्थापित करेगा, रीस्टोर करेगा। तो ये चीज़ इसमें जो है सीधा सीधा बताया गया। सीधा सा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सिस्टम बनाया गया है, कोई भी नियम बनाया गया है, तो उसे अगर प्रभावी रूप से चालू करना है, बनाना है, तो हमें ज़रूरत है कि एक मशीनरी हो, एक तंत्र हो, तो जो कि उसका संरक्षण कर सके या उसको जो है मूल रूप से लागू कर सके। तो वहाँ किस में बताया गया, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों को चोट पहुँचाता है ना, क्या पहुँचा दिया भाई, चोट पहुँचा दिया, हमारा मूल अधिकार क्या हो गया, चोटिल हो गया, जख्मी हो गया, है ना, जख्मी हो गया और चोटिल हो गया, तो उससे क्या होगा, जब जख्मी हो गया तो उसके लिए मलहम पट्टी कौन करेगा, दवाइयाँ कौन लेके आएगा, दवाइयाँ लेकर आया अनुच्छेद 32, जिसमें क्या बोला है, उपचार बोला है, नहीं बोला है, देखो बात समझ में आ जानी चाहिए, क्या उपचार। तो हमारे मूल अधिकारों को किसी ने छीन लिया हमसे, किसी ने हनन कर दिया, तो इसमें उपचार बोला है। तो उपचार बोला है मतलब कि हमारा मूल अधिकार क्या हो गया, जख्मी हो गया भाई, चोटिल हो गया, हमारे मूल अधिकार को छीन लिया, तो उसके लिए दवाइयाँ कौन लेके आएगा, मलहम पट्टी कौन करेगा, उसे दोबारा से स्थापित कौन करेगा, तो वो करेगा अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 ये शक्ति किसको देता है, अनुच्छेद 32 ये शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। तो बात यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आसानी से आ जानी चाहिए। तो अनुच्छेद 32 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्याख्या की है कि अनुच्छेद 32 जो है वह किसी भी प्रकार से संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है, उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अनुच्छेद 32 के लिए एक बात क्या बोली है स्पष्ट रूप से, उच्चतम न्यायालय ने एक बात ये बोली है कि अनुच्छेद 32 जो है वह क्या है, संविधान का मूल विशेषता है, मूल विशेषता मतलब कह सकते हैं संविधान का मूल ढांचा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है केशवानंद भारती मामले में, जो शुरू से पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, एक सीरीज में कर रहे हैं, तो उनको याद होगा मैंने केशवानंद भारती मामला बताया था। और केशवानंद भारती मामले में मैंने आप लोगों को स्पष्ट कहा था कि जो मूल अधिकार हैं या उनमें से कोई भी चीज़ है, तो संविधान का मूल ढांचा है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की थी और कहा था कि जो भी चीज़ मूल ढांचे में आएगी उसका जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक तरीके से बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मूल विशेषता बताया है किसे, अनुच्छेद 32 को, उच्चतम न्यायालय ने। तो इसको जो है अनुच्छेद, संविधान संशोधन किस में होता है, 368 में होता है, अनुच्छेद 368 में। तो 368 के माध्यम से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं बदला जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें बदलाव तो नहीं किया जा सकता है या इसको में चेंजेस तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर रोक जरूर लगाई जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 पर राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं, राष्ट्रपति जो है रोक लगा सकते हैं। कब, जब 352 लागू हो। अनुच्छेद 352 में क्या है, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 जो है वह है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, क्योंकि ये बात किस में बोली गई है, ये बात बोली गई है अनुच्छेद 358 में। देखिए आपातकाल के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से करेंगे जब हम आपातकाल के सेशन को पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सीधा सीधा समझते चलिए। तो जो 358 है
उसमें ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं 352 में, तो क्या होगा कि अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, जैसे कि 358 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी के 352 की घोषणा करते ही 358 में ये लिखा गया है कि 352 की घोषणा करते ही 19 जो है, जो मूल अधिकार है, जिसमें मैंने आपको कितने 6 अधिकार बताए थे, जिसमें पहले 7 थे, ठीक है, वो 6 अधिकार जो है क्या हो जाएंगे, निलंबित हो, 6 अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अब उसके अलावा जो दूसरे मूल अधिकार हैं उनको अगर निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति जी किसका उपयोग करते हैं, राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति जी अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए क्या करेंगे, घोषणा करेंगे कि भाई अब जो है कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित किए जाने चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति जी आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय उनको ये लगता है कि भाई जो अनुच्छेद 32 है इसको भी निलंबित कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 359 का उपयोग करेंगे। उसके अंतर्गत तो राष्ट्रपति जी को पावर है और इसको क्या कर देंगे, निलंबित कर सकते हैं। निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया। देखिए बहुत से लोग एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं या कहा जाता है ऐसे तरीके से ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कहीं कहीं पे आपने देखा भी है, मैंने लिखा हुआ जो ऑथेंटिक किताबें नहीं होती, प्रमाणिक किताबें नहीं होती, उसमें क्या लिखा होता है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस समाप्त शब्द और निलंबित शब्द में बहुत अंतर होता है, तो ये बात को समझिएगा आप लोग, है ना। इसमें क्या है कि गड़बड़ा जाते हैं सब लोग, और कैंडिडेट लोग क्या करते हैं कि निलंबित और समाप्त को एक ही समझ लेते हैं, और फिर जब पेपर में आता है तो वहाँ पे बस गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर निलंबित कहा गया है, निलंबित मतलब सस्पेंड हो जाना, कुछ समय के लिए रोक देना। भैया आप किसी सरकारी नौकरी पर हैं, अब सरकारी नौकरी में क्या हुआ, आपसे कोई गलती हो गई, काम करे, तो आपका उच्च अधिकारी क्या करेगा, आपका उच्च अधिकारी कह देगा कि 2 महीने के लिए तुम सस्पेंड हो गए, जाओ अपने घर पर ही बैठो, तुम आराम से, तुम्हारा आधा सैलरी आता रहेगा, तुम्हें जो है सस्पेंड रहना चाहिए, 2 महीने तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वो निलंबित हुआ है, टर्मिनेट थोड़ी हुआ है, समाप्त तो थोड़ी हो गई उसकी नौकरी, है ना। तो ऐसे ही अनुच्छेद 32 जो है वो निलंबित हो सकता है। अन्य जो मूल अधिकार 19 तो खैर हो ही जाता है स्वतः, लेकिन 20 और 21 नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे जो क्लासेज जिन्होंने की हैं उनको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 32 है वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो सकता है, राष्ट्रपति जी उसे निलंबित कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 जो है 368 के अंतर्गत जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अब इस बात को समझ रहे होंगे और बड़े ही आराम से और प्यार से इस चीज को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है, क्या ये अनुच्छेद 32 को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, या कहा जाए कि जब संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से ये पूछा गया कि आपके अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है या सबसे अच्छा अनुच्छेद कौन सा है, तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या कहा, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने किसके विषय में, संवैधानिक उपचारों के विषय में। इन्होंने कहा कि संविधान क्या हो जाएगा, संविधान एक विहीन है, आत्मा विहीन है, या कहा जाए संविधान जो है वो अर्थ विहीन है, संविधान अर्थहीन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्थहीन है, किसके बगैर, उपचारों के बगैर, संवैधानिक उपचारों के बगैर। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही जो अक्सर लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, क्या है में कन्फ्यूजिया जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्या किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में गड़बड़ा जाते हैं, वो गड़बड़ा ये जाते हैं कि कहीं पर तो वो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो कहीं कहीं वो ये पढ़ते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। नहीं, जो B.R. अम्बेडकर ने बोला है संविधान सभा में कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह संविधान का क्या है, आत्मा एवं हृदय है। क्या है, आत्मा एवं हृदय है। तो आत्मा एवं हृदय है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, केवल आत्मा नहीं है। आत्मा किसको बताया हमने, अगर आपने उद्देशिका वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास किया होगा, जो प्रेम्बल वाला क्लास आप लोगों को दिया गया है, उसमें आपने क्या पढ़ा है, उसमें मैंने बताया है कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। आत्मा एवं हृदय की संज्ञा किसे दिया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया गया है। जो संज्ञा किसने दी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय दी। तो संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण और कहा जाए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा कि अगर ये हट जाए संविधान से
तो संविधान जो है आत्मा विहीन है, वह मृत है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये एक तरीके से संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो मूल अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, और मूल अधिकार जो है नागरिकों के वास्तविक अधिकार हैं एक तरीके से। और एक तरीके से कहा जाए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये क्या करते हैं, ये मूल अधिकारों को वास्तविक अधिकार बनाते हैं, यानी कि एक तरीके से उनको ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, वास्तविक अधिकार के रूप में परिणत करते हैं। तो ये इतनी पावर है किसके अंदर, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत। और ये जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये चूंकि स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, ठीक है, इसीलिए इसको मूल अधिकारों में ही रखा गया है। ये क्या है, अपने आप में ही एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार है या नहीं है, क्योंकि हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, मूल अधिकारों में ही पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद 32 किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है। और भाग 3 में हम क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकार ही तो पढ़ते हैं। देखिए घुमा फिरा के वहीं आ गए, तो मूल अधिकार पढ़ते हैं भाग 3 में। तो ये स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, यानी कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसको भी कोई आपसे नहीं छीन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बता दिया कि भैया इसको कोई नहीं छीन सकता है, ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकता है कि भाई पार्लियामेंट चाहे कि भाई ये तो बड़ा ही अटपट ऐसा कानून है जो हम पे काफ़ी रोक लगा सकता है, या किसी मामले में कोर्ट को जो है पावरफुल भी, शक्तिशाली भी बनाता है। तो इसको क्या करो, इसको बदल दो, है ना। अगर संविधान सभा ने या कोर्ट ने संविधान में मूल ढांचे की संकल्पना ना दी होती तो अभी तक तो इसका जो है कर दिया होता कांड। जो हमारे नेता लोग हैं उन्होंने इसका तो कांड कर दिया होता और कह दिया होता कि भाई ऐसा कोई अधिकार नहीं है और लोग जो है सीधे कोर्ट वोट नहीं जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर तभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये मूल अधिकारों में आता है। जब व्याख्या करने का अधिकार किसको है, संविधान की व्याख्या करने का राइट किसको है, वो है आपके सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का अधिकार। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, संरक्षक किसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय को कहते हैं। तो एक तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों की गारंटी देता है ना, गारंटी देता है। अब ये गारंटी जो दे रहा है तो गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए बात वही है। अब जब हम इस क्लास के बाद अगली क्लास जब हम उद्देशिका की करेंगे तो उद्देशिका की क्लास क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर की क्लास करेंगे। और उस क्लास में हम देखेंगे कि यही सारी कंसेप्ट जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं तो जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लीजिए पीछे का पूरा। और फिर उसके बाद जब अगली क्लास जो आएगी वो इससे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आएगी। तो मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में जितने लोगों ने अभी तक की सारी क्लासेस की हैं तो उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने ज्ञान को जांचने का प्रयास करें। तो यहाँ पे गारंटर कौन है, गारंटर सुप्रीम कोर्ट है ना। तो मूल अधिकारों को गारंटी कौन देता है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, एक तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसकी गारंटी देता है कौन, ये अधिकार गारंटी देता है, गारंटर कौन है, उच्चतम न्यायालय। अब भाई आप गए बढ़िया एकदम मोबाइल की दुकान पे फ़ोन खरीदने गए, आपने पूछा इसकी गारंटी या वारंटी कितनी है ना। आजकल तो वारंटी मिलती है, गारंटी कहाँ मिलती है। चलिए गारंटी मान लेते हैं कि गारंटी मिल गई आपको। एक अपने बढ़िया एक सैमसंग का या वीवो का मतलब कोई आपने बढ़िया सा एक फ़ोन चूज़ किया और पूछा कि इसकी गारंटी कितनी है, तो उसने कहा कि 1 साल की। अब वो 1 साल की गारंटी दे कौन रहा है, वो फ़ोन वाला तो दे नहीं, वो मोबाइल वाला तो जो दुकान वाला है वो तो दे नहीं रहा है, तो दे कौन रहा है, दे रहा है कंपनी। तो गारंटर कौन है, कंपनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो संरक्षक है या जो गार्जियन है संविधान का, वो कहना सुप्रीम कोर्ट वही व्याख्या कर सकता है। तो वही मूल अधिकारों का गारंटर है, किसके बिहाफ पर, और वो किस रूप में देता है, वो अनुच्छेद 32 के रूप में देता है। तो बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम क्लियर और सटीक हो जानी चाहिए। चलिए तो अब हम देख लेते हैं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें हमने रिट की बात की। रिट होता क्या है, अगर हम रिट की बात करें तो रिट एक तरीके का आदेश है या किसी तरीके का निर्देश है, ठीक है, या आदेश, निर्देश या रिट आप ऐसे बोल सकते हैं। और इनको जारी करने की शक्ति, जो पावर है, वो किसके पास है ना, किसके पास है, क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये शक्ति है। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में या अनुच्छेद 32 में जो रिट जारी करने की शक्तियां हैं वह केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, नहीं, यह केवल उच्चतम न्यायालय के पास इसका अधिकार नहीं है। बल्कि हम देखते हैं क्या, जो उच्चतम जो ये अधिकार है ये 2 लोगों के पास हमें देखने को मिलता है, 2 संस्थाओं के पास। एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट और एक आपका हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है
इसके लिए तो आपने बना दिया है अनुच्छेद 32, है ना। इसमें हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने क्या बना दिया है, अनुच्छेद 32, और इसके लिए बनाया है अनुच्छेद 226। क्लियर है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये। तो देखिए भैया, जो पुलिस की तैयारी करने वाले व्यक्ति लोग हैं, उनसे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में तो इसको तो रखा हुआ मिला था भाई। कैसे कि यही प्रश्न पूछ लिया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को किन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में प्राप्त है। तो ऑप्शंस थे, ऑप्शन 32 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, इस तरीके से ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो, या उसमें जो रिट जारी करने की शक्ति है वो दो लोगों के पास है। वो किस किस के पास है वो पावर, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में और हाई कोर्ट के पास। तो रिट जारी करने की शक्ति, चाहे तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो किस किस के पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। जो राज्य का हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा वो। तो ये यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के पास देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये तो स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, और केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही सुप्रीम कोर्ट किस मामले में जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है केवल किस मामले में, मूल अधिकारों के हनन, मूल अधिकारों के हनन के मामले में। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों के हनन के मामले में जारी कर सकता है। और यह जो रिट है किस मामले में, मूल अधिकारों के संबंध में तो जारी करता ही है, मूल अधिकारों और अन्य विधिक मामलों, है ना, अन्य जो कानूनी मामले हैं, मामलों के संबंध में भी ये जारी कर सकता है। क्लियर है, संबंध में भी जारी कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये जानने वाली होगी कि जो इसका क्षेत्र अधिकार है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो हाई कोर्ट के मुकाबले ज़्यादा है ना, न्यायिक क्षेत्र अधिकार, क्योंकि ये संपूर्ण देश में, है ना, देश में कहीं भी जारी कर सकता है, किसी भी क्षेत्र के लिए जारी कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन सा क्षेत्र है, जो भारत का पूरा राज्य क्षेत्र है, जहां तक सीमाएं हैं वहां तक इसका क्षेत्र है। लेकिन हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहां तक है, राज्य तक सीमित है, जिस भी राज्य में वो है उस मामले में सीमित है। लेकिन अगर हम बात करें जारी करने का जो क्षेत्र है ना, तो उस मामले में हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के मामले में तो जारी कर ही सकता है, उसके साथ साथ अन्य जो विधिक मामले हैं उसमें भी जारी कर सकता है। लेकिन अगर इसके जारी करने के क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये केवल मूल अधिकारों के संबंध में ही जारी कर सकता है, उसके अलावा दूसरे और मामलों में जारी नहीं। यानी कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कब जारी करेगा रिट, जब बिल्कुल सीधा सटीक आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तभी उसी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जारी क्यों करेगा, क्योंकि यह स्वयं में, अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 32 स्वयं में ही क्या है, एक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है, तो कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है जिसमें मूल अधिकारों को लेकर बात है या रिट पटिशन को लेकर बात की गई है कि हमें जो है रिट पटिशन डालनी है, इस मेरा मूल अधिकार का हनन हुआ है और मुझे जो है रिट पटिशन डालनी है, तो 5 प्रकार की रिट पटिशन्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं अभी। लेकिन उसने कहा कि हमें जो है रिट पटिशन डालनी है भाई, हमारा जो है मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मना नहीं करेगी कि नहीं नहीं हम जो है हम सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये भाई ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32 ही स्वयं में मूल अधिकार है। अगर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई मूल अधिकार के हनन के लिए गया है तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार देखना होगा। और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक मामले में रिट पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा, मना नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट देखने से। सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगा, उसको प्रायोरिटी देगा, उसे प्राथमिकता देगा कि भाई ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पटिशन की मांग कर रहा है ये व्यक्ति,
तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसको देखेगा एक बार। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ इसमें जारी करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे जारी करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जारी इसमें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इससे अलग मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट तब मना करेगा, लेकिन उसे पहले ही वो मना नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ हाई कोर्ट की बात करें तो ये जो है आप कहीं से भी देखें तो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, ये मूल अधिकार नहीं है। क्या है, मूल अधिकार नहीं है। तो हम जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के जो कंसेप्ट बोला गया है, तो देखिए 226 और कहाँ 32 अनुच्छेद 32 या 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है कहाँ, इन दोनों में तो बहुत दूरी है। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार है वह नहीं है, कौन, अनुच्छेद 226 में। तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है एक बार को मना भी कर सकता है कि नहीं हम जो है इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, वो देखने से पहले भी या उस पर देखने से पहले भी मना कर सकता है कि हम लोग जो है इस पर बात नहीं करेंगे। उसका मन में आएगा तो वो रिट जारी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, इतनी छूट उसे होती है क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बाध्यता ये हो जाती है कि ये मूल अधिकार है। तो पावर, जो वैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें जो रिट जारी करने की शक्ति है वो किसके पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। तो क्या केवल इन दोनों के पास ही ये राइट है, तो बिल्कुल अभी जो वर्तमान में केवल इन दोनों के पास ही ये अधिकार है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, जो ये रिट पिटीशन जारी कर सकता है। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था भी की गई है कि संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद चाहे तो जो अन्य न्यायालय हैं, अन्य न्यायालय हैं उनको भी ये शक्ति दे सकता है। पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे तो संशोधन करेगा और एक पावर जो है अन्य न्यायालयों को, मान लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय को भी ये शक्ति देना चाहे संसद कि भाई हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति देते हैं, तो संसद दे सकती है। लेकिन अभी तक जो है केवल कहाँ तक है, ये नहीं है अभी तक केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही ये पावर, ये शक्ति जो है। इसके अलावा अभी किसी और न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वो जो है रिट पिटीशन या ये कोई शक्ति या पावर जो है जारी कर सके। चलिए, तो यहाँ तक का कंसेप्ट जो है मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5 रिटें हैं, जो मैं अभी देर से हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रिट जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, तो वो 5 प्रकार की जो रिटें हैं या रिटों के जो प्रकार हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हम आगे बात करते हैं रिट की। तो रिट कौन कौन सी हैं, 5 रिटें हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, रफ कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी 5 रिट हैं और फिर उनको एक एक करके जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले ही लिया होगा या लिखना होगा आप लोगों को, तो आपने लिख लिया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। नॉर्मल जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, पहले बेसिक चीज़ों को हमें जो है क्लियरिफाई करके चलना है, और जब तक बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडवांस चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। चलिए, तो अभी देखते हैं रिट, ठीक है, कि जो रिट है ये कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। पहला, अगर हम हिंदी में चलें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। वहीं अगर दूसरी बात करें तो दूसरे को कहते हैं परमादेश, परमादेश, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे मैंडमस। एक्चुअल में ये अंग्रेजी नहीं है, ये लैटिन है। ये क्या है, लैटिन भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी नहीं है, लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। फिर तीसरा है प्रतिषेध, क्या है, प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। इसी प्रकार से चौथा है उत्प्रेषण, क्या है, उत्प्रेषण, जिसे क्या कहते हैं, सेरिसीरियो। इसी तरह से लास्ट और 5वां है, हिंदी में बोलते हैं अधिकार पृच्छा, यानी कि
क्यो वारंटो क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 में ये 5 प्रकार की रिटों को जारी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन रिटों के बारे में एक एक करके कि इन रिटों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं और किन मामलों में इनको जारी किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण से, हैबियस कॉर्पस से। तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है, अगर हम इसके अर्थ को देखें तो अर्थ क्या निकलता है? अर्थ निकलता है को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए। तो ये अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, को प्रस्तुत किया जाए, यानी किसे? जो व्यक्ति हिरासत में है, जो व्यक्ति हिरासत में है उसको क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है और हम लोग जानते हैं जो हिरासत में व्यक्ति है ना, उसको मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ाया था 19 से 22 तक, तो उसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 का एक टर्म क्या कहता है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को या हिरासत में हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत होना है? न्यायालय में प्रस्तुत होना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और वह 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो यदि वह इस कंडीशन में है कि वह सुप्रीम कोर्ट अपने लॉयर के थ्रू जा सकता है तो वह जा सकता है। यदि वह उसे इस तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है कि वह अपने लॉयर वगैरह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके बिहाफ पर उसकी तरफ से उसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में किसका? अनुच्छेद 22 के संरक्षण के लिए, मूल अधिकार है ये, इसके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या करेगा? अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या हैबियस कॉर्पस रिट को जारी करवाने के लिए अपील करेगा। कहाँ? सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो यहाँ पर जो हिरासत का मामला है उसमें यानी कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, अब वहाँ पे व्यक्ति प्रस्तुत होगा न्यायालय के। अब यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लगेगा ठीक है भाई, इतना समय हो गया अभी तक उसे पेश क्यों नहीं किया गया, तो न्यायालय उस आदेश को यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश निर्देश जारी करेगा, रिट जारी करेगा। किसे? उस संस्था को जिसने भी उसे गिरफ्तार किया हुआ है, चाहे जो पुलिस है उसको आदेश जारी करेगा और उससे कहेगा कि को प्रस्तुत किया जाए, यानी जो गिरफ्तार या हिरासत में जो व्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया जाए न्यायालय के सामने। अब उसके बाद जज साहब देखेंगे, न्यायालय देखेगा कि भाई इस पर जो लगा हुआ केस है या जो मैटर है वो सही है या नहीं है, कि इसको ऐसे उठा के डाल दिए हैं, जेल में ठूस दिए हैं कि भाई चलो कोई हमें वो असली अपराधी तो मिलवे नहीं किया, तुम ही चलो अंदर एक तरफ से चलते हैं। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये 24 घंटे का समय दिया गया था। अब इसका यदि पालन ना हो तब क्या होगा? तब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा और जज साहब को लगेगा कि ये व्यक्ति तो बेकसूर है, खामोखा इसको उठा के डाल दिया गया है, तो जज साहब कहेंगे चलो भैया तुम जाओ घरे, तुम्हारा कोई केस वेस नहीं बनता है, इन लोगों को अब हम बताते हैं। तब यहाँ पर ये चीज़ होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ये जारी किया जा सकता है किसी भी सरकारी संस्था के विरुद्ध या फिर किसी भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध, एक इंडिविजुअल को भी जारी किया जा सकता है, प्राइवेट संस्थाओं को भी जारी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए जारी किया जाता है ना, के विरुद्ध, है ना, जारी के विरुद्ध, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख ले तो किस किस के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? सरकारी या निजी, सरकारी या जो निजी संस्थाएं हैं, है ना, निजी व्यक्ति के विरुद्ध। इसमें सरकारी में कोई अधिकारी भी आ सकता है ना, यहाँ पर कोई व्यक्तिगत आ सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल भी आ सकता है। तो ये सबके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। कोई भी जिसने भी अगर किसी को गिरफ्तार कर, पड़ोसी है ना, पड़ोसी ने क्या किया? पड़ोसी को किडनैप करके घर में बंद कर दिया, तो वहां पर भी जो है ये जारी उस पड़ोसी के विरुद्ध भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर देख ले किसके विरुद्ध ये जारी नहीं किए जा सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि किसके विरुद्ध ये जारी नहीं किए जा सकते हैं, जारी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म महत्वपूर्ण हो जाता है उसके लिए जो
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दे रहे हैं, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है कि किनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट जो बताया जाता है वो ये बताया गया है कि यदि जो हिरासत है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हिरासत कैसा है, कानून के संगत है, कानून के संगत है। अगर जज साहब को लगता है या फिर एक पूरी प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत जो है एकदम कानून के संगत है, कानून के समान है, कानूनी पूरी प्रक्रिया के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो वहां इसे जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसके विरुद्ध और जारी नहीं कर सकता है, यानी कि अगर कार्यवाही जो है, कार्यवाही जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसकी जो कार्यवाही है वह विधानमंडल, कोई विधानमंडल है, या न्यायालय की अवमानना का केस चल रहा हो, उस पर अवमानना, न्यायालय की अवमानना की हो, किसी बात को, किसी आदेश को मानने से मना कर दिया हो, तो उस कंडीशन में अगर कोई केस चल रहा है, उस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो न्यायालय द्वारा हिरासत, न्यायालय द्वारा हिरासत मतलब कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कि जाइए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, ये हमारा ऑर्डर है, ये आदेश है, तो पुलिस जाती है उसको गिरफ्तार करके लाती है। तो अब यहाँ पे जब खुद ही कोर्ट ने कह दिया है कि भैया जब गिरफ्तार करके लाओ, तो कोर्ट क्यों अपने ही न्यायालय के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर अगर न्यायालय ने हिरासत को कह दिया है तो उसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो न्याय क्षेत्र से बाहर का अगर मामला हो, किससे, न्याय क्षेत्र से बाहर, न्याय क्षेत्र से बाहर का मतलब क्या हो गया, न्याय क्षेत्र से बाहर का मतलब हो गया कि भैया भारत के बाहर का मामला है ना, भारत के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसमें थोड़ी ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हम जो संप्रभुता है हमारी, वो भारत की सीमाओं तक ही तो सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जारी नहीं किया जा सकता है जो गिरफ्तारी जो है कानून के संगत की गई हो, या ऐसी कार्यवाही जिसमें विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की गई हो तो उसमें गिरफ्तारी की गई हो तो उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा। न्यायालय द्वारा हिरासत का ऑर्डर दिया गया हो, गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया गया हो कि भाई अरेस्ट कर लो इसको। इसके साथ ही अगर न्याय क्षेत्र से बाहर का है मामला, अगर हाई कोर्ट के बाहर का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, अब ये बिहार में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ये रिट थोड़ी जारी कर सकता है, नहीं जारी कर सकता है क्योंकि उसका न्याय क्षेत्र से बाहर हो गया। ठीक है, ऐसी पटना हाई कोर्ट है तो वो वहां का यहाँ के लिए थोड़ी ना, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी ना गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, तो यहाँ पे न्याय क्षेत्र के बाहर हो गया ये मामला। ठीक है, तो अब आप, मुझे लगता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या होता है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो परमादेश की बात करते हैं कि परमादेश क्या है। चलिए अब परमादेश को समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट भी इजी है और आसान है, चीज़ों को आराम से समझते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। चीज़ों को समझिए पहले। तो परमादेश यानी कि मैंडमस, तो जो मैंडमस है या परमादेश, ठीक है, ये जारी किसको होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का अर्थ होता है, मैंडेमेंस का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, और ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? सबसे बड़ी बात या जो कहा जाए तो ये जारी किया जाता है सार्वजनिक अधिकारियों, ठीक है, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध, समझिए, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये मुख्य रूप से किसके विरुद्ध? सार्वजनिक अधिकारी, जो पब्लिक
सर्वेंट्स हैं या पब्लिक ऑफिसर्स हैं यानी सरकारी अधिकारी जो है उनके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके ठीक से काम ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि कोई अगर फूड इंस्पेक्टर है तो वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर जिला आपूर्ति अधिकारी है। जिला आपूर्ति अधिकारी, ये उदाहरण आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी के अंतर्गत क्या होता है कि जो राशन कार्ड पर अनाज वितरित होता है उसका काम उसका होता है। वो क्या करे, उसको ठीक से ना करे, रेगुलेट ना करे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को राशन जो है समय पर नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो महंगे रेट पर राशन नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ कि वो लोग इतने महंगे रेट पर नहीं खरीद पाएंगे तो उनको समय पर जो है अनाज नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर कुपोषण या हो सकता है भूख की वजह से मृत्यु भी हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, राइट टू लाइफ पहुंच गए हम अनुच्छेद 21 पर। तो राइट टू लाइफ का हनन हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जब राइट टू लाइफ का हनन होगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है क्या होगा, परमादेश जारी किया जा सकता है कि भाई तुम ये बताओ कि तुम जो है किसी आदेश को मानने से या किसी भी प्रकार के कार्य को करने से जो है अपना काम तुम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, एक तरीके से नियंत्रण है ना, अपना काम मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से नियंत्रण है। आदेश जो है क्या है, नियंत्रण है। ये नियंत्रण करता है एक तरीके से उन अधिकारियों पर जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहा जाता है कार्य को ठीक प्रकार से किया जाए, ठीक प्रकार से किया जाए, क्योंकि आपके ठीक प्रकार से कार्य ना करने की वजह से लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो ये जारी किया जाता है किसके लिए, केवल और केवल सार्वजनिक अधिकारियों के लिए। ये याद ध्यान रखिएगा, ये केवल सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जारी किया जा सकता है और किसी के लिए नहीं। तो ये एक प्रकार का नियंत्रण है। और ये जारी किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, अगर हम सार्वजनिक अधिकारियों में भी देखें तो किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, तो मुख्य बात है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध ये तो जारी किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर देख लें यहाँ पर जारी नहीं है ना, देख लेते हैं इसमें जारी नहीं, वो तो हमें पता है कि जारी किसके विरुद्ध किया जाएगा, केवल सार्वजनिक अधिकारियों, केवल और केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध। तो जारी किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, किसी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या इकाई, इकाई मतलब कोई कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, ठीक है, उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। कोई गैर संवैधानिक विभाग हो, कोई गैर संवैधानिक विभाग हो, है ना, जैसे कोई निजी व्यक्ति है, अब आपने कोई कारपेंटर बुलाया अपने घर में काम करने के लिए और उसने काम ठीक से नहीं किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाइएगा कि भैया वो कारपेंटर जो है हमारा काम ठीक से नहीं किया। हाई कोर्ट थोड़ी जाइएगा कि उसके विरुद्ध जो है आप परमादेश जारी करो कि उसने काम जो है अपना ठीक से नहीं किया, उसने जो है ठीक से काम नहीं किया, उसने ये गड़बड़ी कर दी, तो वो थोड़ी ना होगा, ऐसा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी ऐसे नहीं, कोई हो सकता है कोई भी ऐसा संवैधानिक गैर संवैधानिक विभाग यानी कि जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो वहाँ के लिए भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने के लिए यानी कि संविदा कार्य को करने के लिए, संविदा कार्य को करने के लिए, यानी कि अगर संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए भी या उसके अधिकारियों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो ये हाई कोर्ट के यानी कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। तो विरुद्ध उनके विरुद्ध भी, तो किसके, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया, राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, किसी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, या फिर कोई गैर संवैधानिक विभाग है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम दिया गया है, वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके अधिकारियों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध भी ये जारी नहीं, चीफ जस्टिस, केवल किसके, चीफ जस्टिस के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता है। तो परमादेश जो है वो ये कुछ इस प्रकार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक परमादेश भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं किस पे, प्रतिषेध पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से प्रतिषेध को भी कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है प्रतिषेध, और तीसरा रिट है, महत्वपूर्ण रिट है और इसकी भी अपनी एक प्रासंगिकता है अपने स्थान पर।
जैसे अगर प्रतिषेध की बात करें, प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का को हम बोलते हैं लैटिन में क्या, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, रोकना, इसका अर्थ होता है रोकना। यानी कि जो जारी किया जाता है ये उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है कि वह है अपने न्याय क्षेत्र से या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करे, अपने अधिकार क्षेत्र से या न्याय क्षेत्र से बाहर काम ना करे। किसको जारी किया जाता है, जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को। किसको जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। किस लिए जारी किया जाता है, इस बात से रोकने के लिए कि अपने न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें, से बाहर कार्य ना करें। ठीक है, इसके लिए ये जारी किया जाता है कि अधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें। इसके लिए जो है जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय को। ये अधीनस्थ न्यायालय है वह अपने अधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। जैसे कि अगर इसको एक उदाहरण के रूप, एक उदाहरण से हम समझें तो क्या, कैसे समझेंगे कि कोई एक बच्चा है जिसकी आयु 15 वर्ष है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, किसी मामले में उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद कहाँ लाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस बच्चे की सुनवाई हो रही है जिसकी उम्र कितनी है, 15 वर्ष है। तो अब यहाँ पर जो 15 वर्ष है उसकी उम्र, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सामान्य कोर्ट है उसमें थोड़ी ना उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसकी सुनवाई कहाँ होनी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए जुवेनाइल कोर्ट में। तो जो मतलब नाबालिगों के लिए बना हुआ कोर्ट होता है उसमें उसका जो है सुनवाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसको पता चलता है, उसके बच्चे के वकील को पता चलता है कि भाई उसकी सुनवाई जो है कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही थी, तो गलत है, इसकी सुनवाई तो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। या उसको पता चलता है बच्चे को, तो वो क्या होगा कि उसके बिहाफ पर, बच्चे के बिहाफ पर अब जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसके लिए, प्रोहिबिशन के लिए रिट डाली जाएगी। और प्रोहिबिशन को देखते हुए प्रोहिबिशन रिट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अधीनस्थ न्यायालय को, भाई तुम्हारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम्हारे ये अधिकार क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, ये आता है जुवेनाइल कोर्ट में, यानी कि जो बच्चों का जो न्यायालय है वो इसकी सुनवाई करेगा, ना कि तुम सुनवाई करोगे, तो इसीलिए तुम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आप जो भी कोई कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर ना करे। जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका जो एक दायरा है, यानी कि वो कौन से केस को सुन सकते हैं, या उनका जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है कि मान लीजिए किसी एक जिला ए है, कोई एक जिला क्या है, ए जिला है, ए नाम का जिला है, उसमें कोई वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो क्या कर सकता है कि ए जिले के ही केस को सुन सकता है। लेकिन अगर बी जिले के एक मामले में वह कूदने लगे, है ना, तो क्या होगा कि वो अपने न्याय क्षेत्र के बाहर चला गया, जुरिस्डिक्शन एरिया से ही बाहर चला गया, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपने बाहर जाने का। तो यहाँ पर भी जो है प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है। तो ये प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, सामान्य सी बात है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला भी लगभग इसी की तरह है, यानी कि जो सेरिसीरियो है या जो बात हम कर रहे हैं सेरिसीरियो की, वो भी लगभग यही है, क्योंकि वो भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कि इसे हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, उत्प्रेषण, यानी कि सेरिसीरियो। ठीक है, जो उत्प्रेषण है या सेरिसीरियो है वो क्या है, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना। अर्थ जो होता है एक तरीके से प्रमाणित होना, क्या अर्थ होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना, या सूचना देना। एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रमाणित होना या सूचना देना। तो ये भी किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, ये भी जारी किया जाता है, ये तो अर्थ हो गया है इसका, जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को। किसको जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो कि लोअर कोर्ट्स है,
उनको जारी किया जाता है, हायर कोर्ट्स के द्वारा, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अधीनस्थ न्यायालय को ये भी जारी किया जाता है, जैसे प्रतिषेध जारी किया जाता है। लेकिन ये दो मामलों में हम इसे देख सकते हैं कि किन किन मामलों में इसको जारी कर सकता है। कि उच्च न्यायालय कोई केस चला, इसको भी समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि वही बच्चे वाला केस पकड़ लेते हैं कि 15 साल का जो बच्चा है उसको जुवेनाइल कोर्ट में क्या करना था, उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई कहाँ हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गई, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे जो है सजा के तौर पर 10 साल की सजा सुना दी, जो कि एक सामान्य सजा है। अब 10 साल की सजा जब उसे सुनाई तो उस बच्चे को किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा जो केस है वो गलत कोर्ट में सुन लिया गया है और तुमको सजा गलत दे दी गई है। अब उसने क्या किया, अब उसने सेरिसीरियो जारी करवाया। अब सेरिसीरियो जारी करने के बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने या फिर कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, यानी कि उस सजा को अब वो रद्द कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस बिहाफ पर कि उसको जो है गलत जगह सुना गया। उस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक बार टैली करेगा, देखेगा और उसे जो है क्या करेगा, एक बार प्रमाणित करेगा, अपने बिहाफ पर क्या कर देगा, प्रमाणित कर देगा, ऑथराइज करेगा कि भाई ये जो केस है वो गलत तरीके से, गलत ढंग से सुना गया है, ये सही नहीं है, और उसको अपनी तरफ से प्रमाणित करते हुए उस केस को कैंसिल करेगा वहां पर, यानी कि उसमें जो की गई प्रक्रिया है या जो सजा है उसको खत्म करेगा, और सजा को खत्म करके अब उस बच्चे का केस को कहाँ देगा, जुवेनाइल कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। जुवेनाइल कोर्ट को ट्रांसफर करेगा, वहां पर जो सुनवाई होगी उससे जो सजा दी जाएगी वो एक तरीके से अलग ही होगी। तो यहाँ पर जो है प्रमाणित कौन करेगा, ये प्रमाणित होना का जो मतलब है सेरिसीरियो में, उसका मतलब ये है कि अगर कोई केस गलत ढंग से सुना गया है, गलत तरीके से सुना गया है, उसमें सजा गलत दी गई है, तो वहां पर ये इस तरीके का सेरिसीरियो रिट के लिए एक अपील की जा सकती है, और उसमें जो हायर कोर्ट्स हैं उस बात को प्रमाणित करेंगे। अगर उनको लगता है कि गलत तरीके से सुना गया है तो उसमें केस जो है क्या कर देगी, उसे नल एंड वॉइड कर देगी, खत्म कर देगी उस सुनवाई को। तो यहाँ पे क्या है कि गलत विधि से सुनवाई है ना, तो गलत विधि से जो सुनवाई की गई है उसको वो नल एंड वॉइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात क्या होती है। दूसरी बात ये होती है कि कोई केस है और यह किसी मामले में कोई मामला बड़े लंबे समय से खींचा हुआ है, पड़ा हुआ है, और उस मामले को लेकर जो है बड़े लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन उस पर ठीक से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो किसी भी मामले को जो है बुलाने का अधिकार, यानी कि अपने पास किसी मामले की सूचना पाने या उस मामले को अपने पास बुलाने के लिए, ठीक है, तो इस मामले में भी जो है ये जारी किया जा सकता है कि कोई मामला जो है लंबे समय से पड़ा हुआ है कहीं पर और उसकी सुनवाई हो रही है, और यह किसी मामले को जो है अपने पास बुलाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी हम देखते हैं कि जो प्रमाणित होना या सूचना देना अधीनस्थ न्यायालय को, तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। एक समय पहले तक ये ऐसा था कि 1991 से पहले तक ये केवल और केवल 1991 से पहले अगर देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही ये जारी किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और उसमें क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उत्प्रेषण है ये अधीनस्थ न्यायालयों को तो जारी किए जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको तो जारी किए ही जाएंगे, उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों को भी जारी किए जा सकते हैं, अधिकरणों को भी जारी किए जा सकते हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरणों को भी जारी किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हो, ठीक है, व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हो। तो मूल जो अधिकार है उनका अगर हनन हो रहा है तो ये प्रशासनिक अधिकरणों, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है ये जारी किया जा सकता है। कौन उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण ना केवल अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है बल्कि यह प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा ना तो ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध, जैसे कि उत्प्रेषण को भी जो है किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जो है प्रोहिबिशन, जो इससे पहले हमने प्रतिषेध को देखा,
उसको भी हम निजी व्यक्ति या किसी और मामले में जारी नहीं कर सकते, बस जारी कर सकते हैं किसको, अधीनस्थ न्यायालयों को। तो प्रोहिबिजन है ना, प्रोहिबिजन वाले के साथ अगर देखें तो प्रोहिबिजन जो है वो केवल इसको जारी करता है, कौन सा, प्रोहिबिजन, केवल अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। और अब हम यहाँ देख सकते हैं जो सेरिसीरियो है, ये दोनों के विरुद्ध जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके विरुद्ध, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके विरुद्ध। तो दोनों के विरुद्ध ये एक तरीके से जारी किया जा सकता है, लेकिन ये भी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जारी नहीं किया। तो ये था सेरिसीरियो, उत्प्रेषण, और मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। कुल मिला के समझ में आने वाली चीज़ें हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप चाहे कांस्टेबल लेवल की परीक्षा दे रहे हों, 10+2 लेवल की परीक्षा दे रहे हों, या फिर आप यूपीएससी लेवल तक की परीक्षा दे रहे हो, तो ये जो कंसेप्ट्स यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें इन सभी को जो है एक तरीके से समेटने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को अलग अलग करके मत पढ़िए। जब तक आप चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, समझते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीज़ें जो है क्लियरिफाई नहीं होंगी। चलिए अंतिम देख लेते हैं। तो अंतिम जो है इसमें 5वीं जो रिट है आपकी, वो क्या है, अधिकार पृच्छा, यानी कि क्यू वारंटो। तो जो क्यू वारंटो है, ये इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसका जो एक मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब ये जारी किसके विरुद्ध किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है, यानी कि किसी भी लोक कार्यालय में, पब्लिक ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आकर बैठ गया है, जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिसने कोई परीक्षा पास नहीं की है, जिसने किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन को नहीं प्राप्त करता है कि वो उसको उस पद पर बैठा सके, यानी कि लोक पद पर, किसके विरुद्ध जारी होता है, लोक पद पर अनाधिकृत रूप से बैठे व्यक्ति के विरुद्ध, इसका एक उदाहरण के रूप में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस ए है, ठीक है, जो सरकारी ऑफिस है, इसमें कोई XY करके पोस्ट है, और XY करके जो पोस्ट है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं, वो खाली है पद, और वो पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, कोई एग्जाम नहीं कराया गया। लेकिन क्या हुआ कि इस XY पद पर कोई G नाम का व्यक्ति जो है आकर बैठ गया, ठीक है, वो अपॉइंट हो गया। अब जब वो पद ऐसा है जिस पर आप बिना एग्जामिनेशन लिए या बिना किसी तरीके का इंटरव्यू लिए आप उस पद को नहीं भर सकते हैं, तो ये जी नाम का व्यक्ति कहाँ से आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जी नाम के व्यक्ति के लिए वो सीट पहले ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रख दिया गया है। यानी कि ऐसा बहुत होता है ना कि जो है एक तरीके से टेबल के नीचे से काम हो गया है ना, जिसे रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखना, यानी कि रिश्वत दी और वो व्यक्ति उस पद पर जाकर बैठ गया बिना किसी एग्जाम दिए, बिना किसी क्वालिफिकेशन किए हुए। तो वो चीज़, अब क्या हो कि कोई व्यक्ति को अगर आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ पे गलत तरीके से बैठा है, और जबकि ये मेरा राइट है कि मैंने एग्जाम दिया है या मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, संवैधानिक ये रिट पिटीशन डालवा सकते हैं क्यू वारंटो का, कि ये पद में जो है बिना एग्जामिनेशन के कैसे बैठ गया। तो उस कोर्ट को अगर लगता है कि ये पद ऐसे भरा गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, इस XY को बुलाएगा और इसके साथ साथ उस अथॉरिटी को, जो ए नाम का ऑफिस है, उसको भी कोर्ट में बुलाएगा, कहेगा कि बताइए कि इनको कैसे अपॉइंट किया आपने, और इनसे पूछेगा कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कौन सा एग्जाम पास किया है कि आप वहाँ बैठ गए हैं। जो जी नाम का व्यक्ति है उसको भी बुलाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है कि किसी भी लोक पद पर, जो पब्लिक सर्वेंट का पद है, वहाँ पर अधिकारी अनाधिकृत रूप से जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है, ताकि वह पद को सुरक्षित रखा जा सके और एक सही तरीके से जो है पदों को भरा जा सके। तो यहाँ पर जो एक नौकरी पाने का जो अधिकार है, आर्टिकल 16 में मैंने क्या बताया था आपको, सभी को जो है लोक नियोजन की
का अधिकार है, यानी कि जो वैकेंसी निकलती है तो सब में एक समान रूप से तो नौकरी पाने का अधिकार है, यहाँ पे कुछ निकाला ही नहीं, घपला किया और बैठा दिया, तो ऐसा बहुत हमें देखने को मिलता ही है। तो ये थे हमारे 5 ऐसे राइट्स और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान की आत्मा एवं हृदय है। और अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक तरफ से जो आने वाले प्रश्न उत्तर हैं वो कैसे होंगे। और अब आप लोगों से बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने अगर सारी क्लासेस की हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो आप लोगों से छूटे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आपने बहुत मेहनत की है और अब आप लोगों को ज़रूरत है कि आपकी मेहनत जो है कितना रंग लाती है और आप किस तरीके से जो है उसको समझते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। और यहाँ तक अंत तक मेरा साथ देने के लिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, क्लास को पूरा अंत तक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।